ओके ऑल राइट, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आ जाओ जल्दी से। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, सिर्फ इस टॉपिक से, जो कि इवोल्यूशन का सबसे छोटा टॉपिक होगा, और अभी हम इसकी थ्योरी भी 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट भी कर लेंगे। सिर्फ इस टॉपिक से बच्चों हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो हम ना इस टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आज हम लोग करेंगे इस टॉपिक को फिनिश। सो जल्दी से आ जाइए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस एंड सोना मोहिनी बायोलॉजी पे। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है, क्योंकि ये जब आप समझ जाओगे ना, तो द थिंग इज कि आप फिर दोबारा भूल ही नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड मैं हो जाती हूँ साइड में, एंड आप लोगों के लिए पूरा पूरा स्पेस खाली कर दिया है। लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में हम चले जाएंगे सीधे कहाँ। हम सीधे चले जाएंगे 2000 मिलियन साल पहले। 2000 मिलियन साल बहुत ज्यादा ही होता है ना। जब जब बच्चों पहला लाइफ फॉर्म अपीयर हुआ था, कैसे हुआ था ये हम लोग एविडेंसेस वाले में पढ़ चुके हैं, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं। पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुआ था अर्थ में, इस दुनिया में। यानी कि एक ऐसा छोटा सा सेल जहां जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए केपेबल था। लेकिन अभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तक हम जा ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म रही होगी नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो वो इवॉल्व हुआ है उन सेल्स में जिसके चारों तरफ एक कवरिंग या मेम्ब्रेनस एनवेलप जो थी वो प्रेजेंट थी। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म तो अभी नोन नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ जरूर था। ऐसा हुआ जरूर था। नहीं तो आप सोचो कि कुछ छोटे छोटे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, कुछ क्या है, कार्ब्स हैं, कुछ प्रोटीन है, कुछ अमाइनो एसिड है, कुछ लिपिड है, कुछ न्यूक्लियोटाइड वगैरह का फॉर्मेशन हो चुका है ना। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में तो आप लोगों ने सब देख ही लिया है। नाउ सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज CO2 इवन, मतलब ऑक्सीजन तक रिलीज करने की एबिलिटी कुछ सेल्स में देखी जा चुकी है। ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है 2000 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत पहले, बहुत पहले। Now, the reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis। मतलब कि हो सकता है उस टाइम पे जो O2 का इवोल्यूशन हो रहा था, O2 का इवोल्यूशन, O2 इवॉल्व हो रहे थे उन सेल्स में से, हो सकता है कि वो सेल्स जो है उस तरीके की कोई मैकेनिज्म शो कर रही हो जो हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में आखिर होता क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट होती है ना। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होता है, ठीक है, उस पे लाइट स्ट्राइक करती है, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होते हैं, है ना। वाटर की स्प्लिटिंग उससे पहले हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, राइट। अब यही, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर वो ट्रैप होते हैं, उसके बाद वो पास ऑन होते हैं, सो ऑन। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन तो बच्चों यही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगी, सोलर एनर्जी जब कैप्चर होती है और चैनलाइज की जाती है बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, सॉरी, बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से, जो भी अप्रोप्रिएट उस टाइम पर पिगमेंट बन चुके होंगे, उस पर सोलर एनर्जी स्ट्राइक हुई, वाटर का प्रेजेंस उस टाइम तक हो गया था, और फिर क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ। नाउ स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बने। I have got cold in this scorching heat of summer.
हाँ, ओके। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे 2000 की बात हुई है, 2000 से 500 तक का सफर तय हो चुका है। 2000 मिलियन ईयर्स से हम आगे आगे की तरफ बढ़े हैं और 500 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम आ चुका है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है और अब वो एक्टिव है। व्हाट आर द इनवर्टिब्रेट्स? आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा है। इनवर्टिब्रेट्स वो सब है जो वर्टिब्रेट्स नहीं है। वर्टिब्रेट्स क्या है आपको पता है? तो जो वर्टिब्रेट नहीं है वो सब क्या हो गए? इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। तो जॉलेस फिश साइक्लोस्टोम याद है आप लोगों को, ठीक है। वो प्रोबेबली इवॉल्व हुए थे 350 मिलियन ईयर्स पहले। सो 2000 मिलियन ईयर्स पहले एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक सेल का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक लाइफ को जन्म देने के लिए कैपेबल था। धीरे धीरे करते करते वो सेल सिंगल सेलुलर लाइफ फॉर्म से मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स तक को इवॉल्व करने लग गई। जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स पहले आ चुका था। सीवीड्स और कुछ प्लांट, सीवीड्स किस में आ जाएंगे? सीवीड्स किस में आ जाएंगे सोचो। प्लांट किंगडम में आप लोगों ने एलगी वगैरह पढ़ा है ना, उसमें सीवीड्स आ जाएंगे। तो ये सब एग्जिस्ट करते थे प्रोबेबली 320 मिलियन ईयर्स पहले। तो 350 से 320 मिलियन ईयर्स के बीच में कुछ प्लांट्स और सीवीड्स का इवोल्यूशन हुआ। अब वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वो प्लांट्स थे, वो कोई एनिमल नहीं था, वो पहले प्लांट्स थे। सबसे पहले इस दुनिया में, इस लैंड में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो पहला था वो प्लांट्स थे, ठीक है। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। जब तक एनिमल्स ने लैंड को इन्वेड करना शुरू किया या लैंड पे कब्जा करना शुरू किया या लैंड पे प्रेजेंट होने लग गए, तब तक प्लांट्स तो पूरे लैंड एरिया में फैल चुके थे, टेरेस्ट्रियल एरिया में फैल चुके थे, ठीक है। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, जिसमें मजबूत फिन्स अटैच्ड हो, वो मूव कर सकते थे लैंड में भी और वापस से वो वाटर में चले जाते थे। यानी कि कुछ ऐसी फिशेस जो कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली लैंड तक जाकर और फिर वापस पानी में जाती थी। सो दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। 350 मिलियन साल पहले की ये बात है। नाउ 1938 में एक फिश पकड़ाई, कहां पर? साउथ अफ्रीका में, और बोला गया कि वो एक सिलिकंथ फिश है। सिलिकंथ फिश जो कि लोगों को लग रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन वो पकड़ा गई 1938 में साउथ अफ्रीका के अंदर। नाउ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड लोब फिन्स। तो किसको लोब फिन्स बोला जाता है? सिलिकंथ फिशेस को लोब फिन्स बोला जाता है। यहां लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सिलिकंथ फिशेस को लोब फिन्स बोला जाता है, ठीक है। ये आएगा अभी, अभी याद रखना, ठीक है। इवॉल्व इनटू द, अभी ये देखेंगे हम, इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। इसको तो भैया हाईलाइट करना बनता है कि नहीं? तो ये लोब फिन्स क्या होती थी? फर्स्ट एम्फीबियंस थी। क्यों एम्फीबियन थी? क्योंकि दे कुड गो टू द लैंड एंड कम बैक टू द वाटर। अंडरस्टूड? ये लैंड तक जाकर वापस पानी में आ जा रही है। इनके पास स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स हुआ करती थी। स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम इंटैक्ट, स्टाउट मतलब बिल्कुल मजबूत, जुड़ा हुआ। Now, there are no specimens of these left with us. अभी तक हमारे पास इसका कोई specimen नहीं है, but these were ancestors of modern day frogs and salamanders. Obviously होंगे ही, क्योंकि मॉडर्न डे सैलमेंडर्स एंड फ्रॉग्स जो हैं वो क्या है? हमारे अभी के एम्फीबियंस हैं। तो भैया इनके एंसेस्टर्स भी तो एम्फीबियंस रहे होंगे, इनके एम्फीबियंस भी तो इनके एंसेस्टर्स भी तो एम्फीबियंस रहे होंगे, ठीक है। नाउ धीरे धीरे एम्फीबियंस जो है वो रेप्टाइल्स बनते चले गए, वो रेप्टाइल्स बनते चले गए। अच्छा, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी, जब एग्जाम खत्म हो जाए ना, अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, अभी बिल्कुल भी किसी मूवी सीरीज में इंडल्ज नहीं होना है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है,
द डायनासोर्स। एंड क्या मस्त सीरीज है वो, देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा सब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो उसमें दिखाया गया है कि जो एम्फीबियंस का एरा था कैसे फिर धीरे धीरे वो चले गए और एज ऑफ रेप्टाइल्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो दे thick shelled eggs which do not dry up in sun unlike those of amphibians। तो उनमें वो जो जिस तरीके के अंडे देते थे ना, वो सन में ड्राई नहीं होता था, वो सन में ड्राई नहीं होता था जैसा एम्फीबियंस का होता है। किसकी बात कर रही हूं मैं? रेप्टाइल्स की। कि रेप्टाइल्स के जो अंडे होते थे वो धूप में ड्राई अप नहीं होते थे जैसे एम्फीबियंस के होते हैं। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, अभी भी हम लोग उन रेप्टाइल्स के इन आने मतलब अगले डिसेंडेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें टर्टल्स हैं, टॉर्टोइसेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। समझ में आ गई बात? अब अगले 200 मिलियन ईयर्स के अराउंड, मतलब 350 की हम बात कर रहे थे, 200 और अगला आ गया। ठीक है, यानी कि मान के चलो कितना हो गया, 50 मिलियन ईयर्स अगो वाली बात हो गई। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज वो डोमिनेट करते थे अर्थ पे। इतने छोटे से भी रेप्टाइल हुआ करते थे बच्चों, और ह्यूज ह्यूज बड़े बड़े रेप्टाइल्स भी हुआ करते थे। तो ये बात हो गई इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो। ठीक है, थोड़ा सा प्लांट के बारे में भी बात करते हैं। कुछ जायंट फर्न्स हुआ करते थे। फर्न्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। वो प्रेजेंट थे बट वो गिरते रहते थे और उनका कोल डिपॉजिट बनता रहता था। ठीक है, कोल भी तो एक तरह का क्या है, एक एनर्जी सोर्स है ना। ठीक है, एनर्जी सोर्स ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब गिरेगा वो मरेगा तो वो डिपॉजिट होगा, वो कोल बनेगा। ठीक है, some of these land reptiles were went back into water to evolve into fish like reptiles probably 200 million years ago। अब जितने भी रेप्टाइल्स की बात अभी हम लोगों ने की, ठीक है, उनमें से कुछ रेप्टाइल्स वापस में पानी में गए और उन्होंने फिश जैसे रेप्टाइल्स का को जन्म दिया। अब वो फिश जैसे रेप्टाइल्स में आते थे इक्थियोसोरस, इक्थियोसोर्स। ठीक है, लैंड रेप्टाइल्स तो अलग हो गए और एक वाटर रेप्टाइल्स अलग हो गए। जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो अगेन क्या बन गए बच्चों? क्या बन गए? दे वर द डायनासोर्स, दे वर द डायनासोर्स, द माइटी डायनासोर्स। बिगेस्ट ऑफ देम, जो उनमें सबसे बड़ा डायनासोर था, वो था टीरेक्स, जिसको हम टायरेनोसोर्स रेक्स भी बोलते हैं। वो 20 फीट की हाइट का हुआ करता था, 3 मंजिला मान के चलो, 3 मंजिला, 10 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 2 मंजिला, 3 मंजिला मान के चलो। ठीक है, इतना हुआ करता था। एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, कि मतलब फाड़ ही देगा किसी भी बड़े जानवर को, वो सीधा सीधा फाड़ देगा अपने दांत से। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो, अभी मतलब थोड़ी सी रिसेंट वाली बात हो गई। रिसेंट इतनी भी नहीं है, मिलियन में आ रहा है अभी भी, लेकिन 200 से तो हम इधर आ गए है ना। 65 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर्स थे वो एकदम से डिसअपियर हो गए हमारे अर्थ से, है ना। बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपको भी पता है इसके बारे में। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज ने उन्हें मार डाला, and some say most of them evolved into birds and this is like actually true। कुछ मतलब आप देखोगे ना, किसी भी बर्ड को देखोगे, कुछ बर्ड्स तो बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं जैसे एक जॉइंट डायनासोर होता होगा। ठीक है, द ट्रूथ मे लिव इन बिटवीन, हो सकता है दोनों बातें सच हो सकता है कुछ कुछ बातें दोनों जगह की सच हो। छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स उस एरा के थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, जो समझ लो कि क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड के टकराने वाली बात, जो वो वाली थ्योरी है कि एस्टेरॉइड टकरा गया धरती पर और इससे इतना बड़ा, मतलब समझ लो कि
धमाका हुआ और अर्थक्वेक आया, इसके वजह से जितने भी बड़े-बड़े रेप्टाइल्स होंगे या डायनासोर्स होंगे वो सब वैनिश हो गए। अब उसमें जो छोटे-छोटे वाले थे ना, वो सब कहीं-कहीं छुप गए। कहीं-कहीं छुप गए, बड़े-बड़े पेड़ों के अंदर कहीं पे, ठीक है? लॉग्स के अंदर या किसी केव में चले गए, तो वो छुप गए। और ऑब्वियस सी बात है उन्हें दिक्कत तो बहुत आई होगी, बट अगेन हमने पढ़ा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो छोटे रेप्टाइल्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है रिसोर्सेज की, वो कम में भी काम चला लेते हैं और कम में अगर उनको कुछ मिल गया है खाने पीने को, दे विल बी एबल टू सर्वाइव। तो ये हो गया उस टाइम की बात कि जब बड़े बड़े जानवर उस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से वैनिश हो गए, वाइप ऑफ हो गए, तो ये छोटे छोटे रेप्टाइल्स बचे रह गए जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मैमल था वो थे श्रूज, वो थे श्रूज, ठीक है, बरोज में रहने वाले, ठीक है, पेड़ पे चढ़ जाने वाले। अब उनका जो फॉसिल है वो है छोटे साइज का। मैमल्स आपको पता है वो अंडे नहीं देते, वो सीधा बच्चा पैदा करते हैं, तो विविपेरस थे, अपने अनबॉर्न यंग चाइल्ड को प्रोटेक्ट करते थे मदर की बॉडी के अंदर, है ना। नाउ मैमल ज्यादा इंटेलिजेंट हुए सेंस करने में एंड डेंजर अवॉइड करने में, कम से कम इतना तो उनमें इंस्टिंक्ट आ गया था। जब रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। रेप्टाइल धीरे 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 उनकी संख्या जो है वो कम होती चली गई और मैमल्स ने जो जन्म लेना शुरू किया वो पूरी दुनिया पे अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए। सो there were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. तो ये हम लोगों को देखने को शुरू शुरू में मिलता है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला केस हुआ पहले तो पैंजिया था, है ना, धीरे धीरे लैंड जो है अर्थक्वेक की वजह से, डिफरेंट कैलेमेटिक कंडीशंस के वजह से क्या हो गए, वो ड्रिफ्ट अपार्ट होने लग गए, जिससे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जन्म होता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत रिसेंट का है, ये सारे चीज जब बनी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन होता है तो दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। ठीक है, अब ये जो साउथ अमेरिका के मैमल्स थे, हॉर्स, हिपोपोटामस, बियर, रैबिट, ये सब नॉर्थ अमेरिका के फौना, फौना यानी कि एनिमल्स का जो ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ ये जुड़ गए। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो पाउच्ड मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के वो सरवाइव कर गए, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था दूसरे मैमल्स का। ठीक है, तो समझ लो कि इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जुड़ा है। अब यहाँ से अलग कहीं पे छोटा सा एक कॉन्टिनेंट आ गया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अब जितने भी पाउच वाले एनिमल्स थे, कैंगरूज की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, वो सब यहाँ पर आकर रहने लग गए। अब ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़े, मतलब इसको कोई खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई बड़ा जानवर इधर आ ही नहीं पाया। कैंगरूज का पूरा समझ लो वो एक कॉन्टिनेंट ही बन गया, नो कॉम्पिटिशन वॉज देयर फ्रॉम एनी अदर मैमल। चलो, लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। ये क्यों पानी में ही रह सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज, इनका वेट, इनका बॉडी वेट, इनका पूरा बॉडी डायमीटर इतना ज्यादा ह्यूज है कि लैंड में सरवाइव करने लायक ये हो नहीं सकते, पानी की बायंसी में ही ये जीवित रह पाएंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, ये अलग स्पेशल स्टोरीज हैं इवोल्यूशन की। ठीक है, you will learn about these in higher classes. The most successful story is the evolution of man with language skills and self consciousness. तो लाइफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल स्केल जो है यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, ये देखो। तो सबसे पहले देखो, पैलियोजोइक एरा में सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये सारे पीरियड्स थे। ठीक है,
तो आप देख पाओगे सबसे पहले क्लोरोफाइट एंड सिस्टर्स आए। क्लोरोफाइट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, जहां से फोटोसिंथेसिस जैसे मैकेनिज्म शुरू हुए। फिर ट्रैकियोफाइट एंड सिस्टर्स आए। ट्रैकियोफाइट का मतलब समझ जाओ कि ट्रैकिया या छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होना शुरू हुए। उसके बाद आता है रीनिया टाइप के प्लांट्स, जिसमें जोस्टेरोफाइलम है, फिर आते हैं साइलोफाइटॉन, फिर आते हैं साइलोफाइटॉन, ठीक है। फिर प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर सीड फर्न्स आ गए। तो ये अलग, ये सारे जो है जिम्नोस्पर्म्स या प्रोजिम्नोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्म और इधर जिम्नोस्पर्म्स में साइकट्स वगैरह को जन्म देते हैं। साइलोफाइटॉन से हम लोगों को मिलता है स्फेनोप्सिडा, फर्न्स मिलते हैं, गिंकोज मिलते हैं, कोनिफर मिलता है, निटेल्स मिलते हैं, ठीक है। और जो ये जूस्टेरोफाइलम निकलता है ना रीनिया टाइप के प्लांट्स के और ट्राइकोफाइट के बीच में से, ठीक है, वो लाइकोपोड्स, ठीक है, इन सबको जन्म देते हैं। और इधर से जो ट्राइकोफाइट और क्लोरोफाइट के बीच के कुछ जो निकल गए प्लांट्स, वो ब्रायोफाइट्स को जन्म देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही समझ लो प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है, बहुत पहले से निकलने वाला। तो ये हो गया क्वाटरनरी टर्शरी पीरियड का बाद, जब सीनोजोइक एरा आया था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो स्टेरोफाइलम के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, रीनिया टाइप के प्लांट्स के बारे में पूछा जा चुका है। और किसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दी, लाइकोपॉड्स के बारे में थोड़ा सा पूछा जा चुका है, तो ये एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्बोनिफेरस में, जो अर्ली रेप्टाइल्स थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ से सनेप्सिडा और सौरोप्सिडा निकलते हैं। सौरोप्सिडा जो है वो सीधा जाकर समझ लो आपके ये टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह और ये क्या कहते हैं टोटराज में इवॉल्व होंगे। और यहां से आप देखोगे तो आपको थीकोडोंट भी मिलेगा, जिनके दांत का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था, ठीक है, बहुत ही स्टाउट सा हुआ करता था, ठीक है। फिर इधर यहाँ पर और थेरोप्सिड्स जो है यहाँ, और डायनासोर्स आपको सबको पता ही है कि वो जुरासिक से पूरा इधर तक बना हुआ था। क्वाटरनरी के बाद तो ये सारे मैमल्स और रेप्टाइल्स जो अभी के टाइम पे हम लोग देख पा रहे हैं, वो सब इन्हीं से, कौन कौन कहाँ कहाँ से निकल रहा है ना, ये पूरी यहाँ पर इस तरीके से देखोगे आप तो एरोज बनी हुई है बच्चों, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनकी लाइन जुड़ती है बर्ड्स में से, तो कहीं ना कहीं है कि बर्ड्स रहे हैं इनके डिसेंडेंट्स, ओके। तो ये इस तरीके से ऐसे रहा है। अब करते हैं कुछ फटाफट से बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की क्रोनोलॉजी के हिसाब से। 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, 500 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता, 350 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था। तो जॉलिश फिश कब इवॉल्व हुए थे सबसे पहले, जॉलिश फिश सबसे पहले। तो अच्छा जॉलिश फिश, चलो अभी हम लोग ये तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद देखो कि डायनासोर सडनली कब डिसअपियर हो गए अर्थ से। उसके बाद देखो सीवीड्स और कुछ प्लांट्स जो थे वो कब एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स कब बने और एक्टिव हुए। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा मैं तुम लोग को बताती हूँ। सबसे पहले 65 मिलियन ईयर्स अगो में हम लोगों ने देखा कि डायनासोर्स डिसअपियर हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट की बात है, तो सबसे रीसेंट में तो डायनासोर वाला कांड हुआ है। उसके बाद जो 500 मिलियन ईयर्स पहले वाली बात है, तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो ये इनवर्टिब्रेट्स थे वो एक्टिव हुए थे, है ना। 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, सीवीड्स और कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे। 320 के टाइम पे क्या हुआ था, जॉलिस फिश ने इवॉल्व करा था। फटाफट से हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे, सब कुछ आपका लिखा हुआ है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टेब्रेट्स फॉर्म और एक्टिव है, पूरी पूरी एनसीईआरटी है बच्चों आपके पास। जॉलिस फिश वाला कांड हुआ है 350 मिलियन ईयर्स अगो, और कुछ सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स जो थे वो 350 मिलियन ईयर्स। सब सीधी आपकी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बेटा जी आपका पूछा गया था इसी साल 2026 में, थर्ड में वाले एग्जाम में। फिर आते हैं इसमें
मीसोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा और पेलियोजोइक एरा। लोअर इन्वर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियन, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स और मैमल्स। तो ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे चीजों को जब लगाओगे ना दिमाग में कि किस टाइम पे कौन से मिलियन ईयर्स, कितने मिलियन ईयर्स अगो कौन सा एरा चल रहा था, आराम से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीसोजोइक एरा जो है बच्चों बिल्कुल समझ लो रीसेंट से थोड़ा पहले का। सीनोजोइक से पहले मीसोजोइक था। सीनोजोइक इज ऑल अबाउट व्हाट? सीनोजोइक इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट मैमल्स। मैमल्स की दुनिया है, हम सारे मैमल्स हैं। हम साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, हम इन्वेड किए हुए हैं पूरे लैंड एरिया को। उससे पहले मीजोजोइक थे, तो मैमल से पहले क्या होंगे? बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स होंगे। तो मीजोजोइक का हो जाएगा बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, सीनोजोइक का हो जाएगा मैमल्स। ठीक है, उसके बाद प्रोटेरोजोइक सबसे पहला एरा, सबसे पहला तो सबसे मतलब पहले क्या हुआ था? फिश एम्फीबिया तो नहीं होगा, उसके पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे 5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और पेलियोजोइक एरा जब आपके फिश और एम्फीबियंस बने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, इसमें किया हमने, इसमें तो किया ही नहीं, ये देखो ये क्यों नहीं किया हमने। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, और रुको, 500 मिलियन ईयर्स अगो ये हो गए। 350 वाले आपके हो गए जॉलेस फिश, और 320 वाले आपके हो गए क्या? सी वीड्स एंड प्यू प्लांट्स, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सिलिकंथ कॉट इन साउथ अफ्रीका, ये किसका एग्जाम्पल है? वर्टिब्रेट ट्रांजिशन किससे कहां तक हुआ था? फिश से एम्फीबिया में, एम्फीबिया से रेप्टिलिया में, रेप्टिलिया से बर्ड में, रेप्टिलिया से मैमल में। तो पहली बात तो उस टाइम तक बर्ड और मैमल आए ही नहीं थे। उस टाइम तक बर्ड और मैमल थे ही नहीं। कंफ्यूजन अगर आपको मैक्सिमम कहीं पर भी होगी तो फिश, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच होगी। ठीक है, आपको पता है कि सिलिकंथ क्या थे? वो एंशियंट फिश हुआ करते थे, वो एंशियंट फिश हुआ करते थे। ठीक है, तो वो क्लोजली रिलेटेड थे टेट्रापॉड से। जो पहला टेट्रापॉड था वो लो फिन्स वाले फिशेस के ग्रुप में आते थे सिलिकंस। ठीक है, तो फिश से ही एम्फीबिया आएगी, फिश से ही एम्फीबिया आएगी, जो वापस जो लैंड में जाके वापस वाटर में चले जाया करते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीशीज? इसमें से लिंक कौन कर रहा है? लो फिश, डोडो बर्ड, सीवीड या फिर चिंपैंजी? इसमें से कौन लिंक कर रहा है? किस चीज को? किसी को भी। लिंक, लिंक स्पीशीज का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच का एक लिंक बनना, एक एक जुड़ाव बनना, कि ये यहां से यहां तक का सफर ये तय कर चुका है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लिंक स्पीशीज। तो अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को इसका आंसर ही बता दिया था बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा लोब फिश, इसका आंसर हो जाएगा लोब फिश। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही तो ये है ट्रांजिशन, फिश और एम्फीबिया के बीच, फिश एंड एम्फीबिया के बीच का लिंक जो है वो है ये लोब फिश। ठीक है, सो बस दैट इज ऑल। देखो आपका कितने देर में हो गया ये? आपका ये हो गया अंडर 30 मिनट्स। आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। और सिर्फ वो टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में ही, पिछले 1 2 3 साल में ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना शुरू हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन आने ही आने, आप मान के चलो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।